राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के समय चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मूल अधिकार है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक को निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार प्रदान किया? किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना किन दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो इसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किया गया है। और आज के क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत केवल अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अनुच्छेद 19 के द्वारा जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को प्रदान किए गए हैं, विदेशी को प्रदान नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग के अंतर्गत है अनुच्छेद 19 का 1 और दूसरे भाग के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 19 के 2 से लेकर अनुच्छेद 19 के 6 को। अगर पहले भाग की बात करें तो अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के मूलभूत स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। जबकि अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो अनुच्छेद 19 के 2 से अनुच्छेद 19 के 6 तक में राज्य के द्वारा इन 6 स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19 के 1 के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है कि प्रारंभ में, या फिर हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं का प्रावधान किया गया था। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत। और उस 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 के 1 के ए से लेकर जी तक में रखा गया था। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 19 का 1 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी तक में उन 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को रखा गया था। अब बात करते हैं कि यह जो अनुच्छेद 19 का 1 का ए से जी तक है, तो उन्हीं में से एक अनुच्छेद की बात करते हैं, वह है अनुच्छेद 19 का 1 का एफ। इस अनुच्छेद के तहत किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था? तो वह था संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के संबंधी अधिकार। अगर संक्षेप में कहें तो संपत्ति के अधिकार को इस अनुच्छेद के तहत रखा गया था। तो संपत्ति के अर्जन कहने का मतलब कि संपत्ति को खरीदना, धारण करना मतलब संपत्ति को अधिग्रहण करना, और फिर संपत्ति के व्ययन मतलब संपत्ति को बेचने संबंधी अधिकार। तो यह अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के एफ के अंतर्गत रखा गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का 1 का एफ और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
इन दोनों अनुच्छेद से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, मतलब इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 का F और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया और उसे भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया। तो इस तरीके से आप यह समझे कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेद के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार कहा गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं कि इस तरह से जब अनुच्छेद 19 के 1 के F को समाप्त कर दिया गया तो इसका मतलब अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो अब वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो यहां से देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो वह होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। या फिर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया था, तो वह हो जाएगा 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का। यह तो हो गया कि अनुच्छेद 19 का 1 के तहत पूछ लिया जाए। लेकिन क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर अनुच्छेद 19 का 1 ना बोलकर अनुच्छेद 19 डायरेक्ट वह बोल देगा और पूछ लेगा कि अनुच्छेद 19 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है वर्तमान में। तो वर्तमान में पूछेगा तो वह हो जाएगा 6 प्रकार की, और अगर मूल संविधान के तहत पूछा जाए तो वह होगा 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन अनुच्छेद 19 के द्वारा या अनुच्छेद 19 के 1 के तहत किया गया है। ठीक है, तो कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसे मूल रूप से जो डेफिनेट बात है वह है अनुच्छेद 19 का 1, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि अनुच्छेद 19 लिख देता है प्रश्न में। इन बातों को समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो रखा गया है, उसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 का 1 का A, फिर B, C, D, E और G में। F क्यों बीच में स्किप कर दिया गया? क्योंकि F को क्या हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि वह यह है कि हो सकता है एग्जाम में आपको अनुच्छेद 19 का 1 का A, B, C, D, E, F, G की जगह क, ख, ग, घ इस तरह से लिख दिया जाए। मतलब अनुच्छेद 19 का 1 का क, ख, ग, घ इस तरह से लिख दिया जाएगा, तो बात बराबर ही है। या फिर तीसरा फॉर्म भी है, मतलब तीसरा फॉर्मेट भी है, वह यह होगा कि 19 का 1 का अ, ब, स, द, मतलब इस तरह से इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसलिए किसी एक फॉर्मेट को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप एग्जाम में उसे व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान में, उसे अलग अलग अनुच्छेद के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 का 1 का A। इसके तहत किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके जगह पे कभी कभी क्या होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना लिखकर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लिख दिया जाएगा, तो वह होगा अनुच्छेद 19 के 1 के A के अंतर्गत। अब बात करते हैं, इसे हम लोग समझते हैं कि वाक का मतलब क्या होता है? बोलना, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? कि विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता या फिर दृष्टिकोण को प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो अगर कुल मिलाकर हम कहें कि अनुच्छेद 19 के 1 के तहत
प्रत्येक नागरिक को बोलने एवं विचार और दृष्टिकोण को, मतलब अपने विचार एवं दृष्टिकोण को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत समय समय पर निम्नलिखित अधिकार को शामिल किया गया है। तो अभी हम लोग जो भी अधिकार पढ़ेंगे तो उन अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया है। मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार घोषित किया है, या फिर उसे दूसरे शब्दों में कहें कि अभी हम लोग जो भी अब अधिकार पढ़ने वाले हैं तो उन सभी अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार या मूल अधिकार घोषित किया है। तो चलिए बात करते हैं कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत किन किन अधिकारों को शामिल किया है। सर्वप्रथम बात करें कि वह है कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप अपने विचार को प्रकट करने में सक्षम हैं तो वह तो सही है, लेकिन मान लीजिए कि कोई आपके जान पहचान के या आपके कोई घर के ही व्यक्ति या मित्र जो अपने विचार को प्रकट करने में सक्षम नहीं है, जो सही चीज़ को बोलने में सक्षम नहीं है, तो आप उसके तरफ से भी, आप उनके लिए भी उनके विचार को प्रकट कर सकते हैं। तो यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं दूसरा कि वह है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब मीडिया की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता बोलें या फिर मीडिया की स्वतंत्रता बोलें, तो यह भी अनुच्छेद 19 के 1 के तहत यह एक मूल अधिकार है। वैसे अगर बात किया जाए तो संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघवाद 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत के अंतर्गत इसे मूल अधिकार घोषित किया है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ हेडिंग से ही बात कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाक एवं अभिव्यक्ति या फिर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है, या फिर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में डायरेक्ट 19 मतलब अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 इस तरह से करके दे तो आपका आंसर अनुच्छेद 19 हो जाएगा। बीपीएससी के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर भी आपको ई ऑप्शन नहीं लगाना है। अगर आपको 19, 20, 21 ऐसे करके दे तो फिर आपको 19 लगाना है, क्योंकि 19 का ही यह पार्ट है। लेकिन अब अगर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, तो अगर आपको दिया जाए कि अनुच्छेद 19 का 1 का ए बी सी डी इस तरह से दे तो फिर क्या होगा कि अनुच्छेद 19 का 1 का ए होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी अधिकार पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में ही बात कर लें, तो अगर पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, ठीक है, तो वैसे तो होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 का 1 का ए। ठीक है, यह हुआ बिल्कुल सही आंसर। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन में डायरेक्ट अनुच्छेद 19 का 1 का ए ना लिखकर डायरेक्ट अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 यह लिख दिया जाता है, तो भी आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19 होगा। इन बातों को समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले अधिकार के बारे में बात करें तो वह है व्यावसायिक या फिर वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए विज्ञापन कर सकते हैं, मतलब प्रचार या ऐड
कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं अगले अधिकार की। तो यह सभी जो भी चल रहा है अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत चल रहा है। अगला जो अधिकार है वह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी भी घटना को प्रसारित करने का अधिकार, या फिर शॉर्ट में लिख देगा प्रसारित करने का अधिकार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहने का मतलब जैसे टेलीविज़न या फिर रेडियो के द्वारा किसी भी आंखों देखा घटना को प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं कि किसी भी समाचार पत्र या किसी भी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। पूर्व प्रतिबंध कहने का मतलब प्री सेंसरशिप। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी अगर अखबार छपने से पहले सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार जांच करेगी तो उस अखबार में सरकार के विरुद्ध अगर जो भी बातें लिखी गई होगी तो सरकार क्या करेगी, उन बातों को हटवा देगी। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रावधान किया है कि किसी भी समाचार पत्र पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार को प्रदान किया गया है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं इन लाइन से कि समाचार पत्र की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि सूचना का अधिकार जिसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में आरटीआई कहा जाता है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। सूचना के अधिकार को ही जानने का अधिकार भी कहा जाता है, मतलब राइट टू नो। तो अब इस पर बात किया जाए कि यह जो सूचना का अधिकार है जिसे आरटीआई कहा जाता है, तो 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में या मामले में सूचना के अधिकार को या जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत उसे मूल अधिकार घोषित किया है। बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि भारतीय लोकतंत्र में जनता ही स्वामी है, इसलिए जनता को सरकार की किसी भी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किसी भी सरकारी गतिविधियों के बारे में सूचना का अधिकार उन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के तहत, तो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद के तहत 1976 में सूचना के अधिकार को, आरटीआई को या राइट टू इंफॉर्मेशन को या जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया है। अब बात करें कि यह जो सूचना का अधिकार है या जानने का अधिकार, तो यह सिर्फ अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत मूल अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत भी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 19 का 1 के ए एवं अनुच्छेद 21 के तहत, मतलब अंतर्गत, दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत इस सूचना के अधिकार को मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई सारे वाद में, अपने कई सारे मामले में उन्होंने कहा है कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का ए एवं अनुच्छेद 21 से बहने वाली यह मूल अधिकार है। कौन? तो सूचना का अधिकार। तो इसलिए अब आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है, और सिर्फ अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत ही नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी। फिर बात करते हैं कि इस सूचना के अधिकार का क्षेत्र व्यापक है। अब उस व्यापक में अगर बात करें तो उसमें बात किया जाए कि मतदाता को उम्मीदवार, अपने उम्मीदवार के संबंध में सूचना का अधिकार
प्रदान किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी अगर चुनाव होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो या फिर कोई भी क्षेत्रीय लेवल पर हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहा है तो उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं और उस क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है, तो मतदाता को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त है। अब उस अपने उम्मीदवार के बारे में मतदाता को सूचना का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। लेकिन किस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के अधिकार को मूल अधिकार में रखा है? तो वह होगा PUCL बनाम भारत संघ वाद 1997 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया है। PUCL का फुल फॉर्म है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। तो P से पीपुल्स, U से यूनियन, C से सिविल और L से लिबर्टी होता है। तो अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि मतदाता को उम्मीदवार के संबंध में जानने का अधिकार मतलब किस तरह का जानने का अधिकार, मतलब क्या जानने का अधिकार? तो वह है कि उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इन सब बातों को जानने का अधिकार मतदाता को है, ठीक है। उम्मीदवार की संपत्ति कितनी है, इन सभी बातों को जानने का अधिकार मतदाता को है। अब फिर बात करते हैं अगले अधिकार के बारे में, तो वह है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फोन टैपिंग क्या होता है, ठीक है। फोन का मतलब क्या होता है? टेलीफोन। और टैपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। मतलब गुप्त रूप से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए टेलीफोन को रिकॉर्ड करना या सुनना, उसे फोन टैपिंग कहा जाता है। कुछ दूसरे देशों में अगर बात करें, मुख्य रूप से अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका में फोन टैपिंग को वायर टैपिंग या इंटरसेप्शन मतलब अवरोधन के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं कि यह जो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार मतलब किसी भी लोगों को आपके फोन टैपिंग करने का अधिकार नहीं है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक है, कुछ सरकारी गतिविधियों को छोड़कर। लेकिन ऐसे जो है वह फोन टैपिंग का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अगर फोन टैपिंग किया जाता है तो उसके विरुद्ध आप बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। तो यह अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत, मतलब यह जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत। लेकिन अब बात करते हैं कि यह जो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, तो यह सिर्फ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को भी प्रभावित करता है। निजता के अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, मतलब किसी भी लोगों के उनके जीवन के प्राइवेसी को भी प्रभावित करता है। कौन? तो फोन टैपिंग। तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 का 1 के ए के अंतर एक और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया था, ठीक उसी तरीके से इस फोन टैपिंग को भी फोन टैपिंग भी जो है यह दो अनुच्छेद को मतलब दो मूल अधिकार को प्रभावित करता है। एक कौन कौन सा? एक हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, और दूसरा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को प्रभावित करता है, मतलब राइट टू प्राइवेसी को प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं अगले अधिकार की, तो वह है चुप रहने या शांति का अधिकार। अब आप कहिएगा कि अभी तो आप बोलने का अधिकार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया हेडिंग कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने
या फिर अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो फिर चुप रहने की बात कहाँ से आ गई? तो आइए इसे जानते हैं। यह जो अधिकार है वह एक्चुअली राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के मामले से रिलेटेड है। ठीक है, वह यह है कि 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत को गाने की अनुमति नहीं देता है तो आप उस व्यक्ति को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 के इस वाद में इस तरह का फैसला सुनाया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का इच्छा राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के समय उसे चुप रहने का मन है तो वह चुप रह सकता है, वह शांत रह सकता है। तो यही है चुप रहने या शांत रहने का अधिकार। तो वह है राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से संबंधित मामले को लेकर। फिर बात करते हैं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय क्यों दिया कि राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के समय किसी भी व्यक्ति को आप मतलब यह गान या गीत गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का फैसला क्यों सुनाया? तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण कि यह जो है अनुच्छेद 19 का 1 के ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। दूसरा कारण यह है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करते हैं तो वह 2 प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। एक अनुच्छेद 19 का 1 का ए और दूसरा अनुच्छेद 25। इस 2 प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया वह यह था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने से संबंधित किसी भी तरह का विधिक उपबंध नहीं है, कानूनी प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए आप इन 3 कारणों की वजह से उसे आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि चुप रहने या शांत रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के ए के अंतर्गत यह एक मौलिक अधिकार है। फिर बात करें कि अगले अधिकार के बारे में, तो वह है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। तो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार, तो यह जो है 2004 में भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक को इस तरह का अधिकार प्रदान किया कि प्रत्येक नागरिक निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं। और यह जो फैसला सुनाया था इसका पूरा तिथि क्या है, पूरा दिनांक क्या है, तो उसे नोट कीजिए। तो वह दिनांक है 25 जनवरी 2004। मतलब 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि प्रत्येक नागरिक को निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है, मतलब उन्हें प्रदान किया गया। अब बात करते हैं अगले अधिकार के बारे में, तो वह है प्रदर्शन करना, विरोध करना एवं धरना देने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन बिना हिंसा किए। यह भी ध्यान रखिएगा, हिंसा नहीं होना चाहिए। बिना हिंसा किए प्रदर्शन, विरोध एवं धरना देने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल एवं बंद का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन के द्वारा हड़ताल या बंद का आह्वान एवं आयोजन किया जाता है तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। यह आपका एक मौलिक अधिकार है। क्यों?
क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन के द्वारा हड़ताल या बंद करने के लिए आह्वान एवं उसका आयोजन वह संवैधानिक नहीं है बल्कि असंवैधानिक है। तो इसी वजह से आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और आपको यह मौलिक अधिकार इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो यही था अनुच्छेद 19 का 1 का ए। लेकिन जैसा कि अभी आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 2 से लेकर 6 तक में इन 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो आइए जानते हैं कि यह जो अभी हम लोग अनुच्छेद 19 का 1 के ए के अंतर्गत जितनी भी प्रकार के मूल अधिकार को पढ़े, तो उन मूल अधिकारों पर राज्य अनुच्छेद 19 के 2 के तहत निम्न आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध उचित होना चाहिए, यह ध्यान में रखिएगा। राज्य के द्वारा भले ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है निम्न आधार पर, किन किन आधारों पर अभी हम देखेंगे, लेकिन वह प्रतिबंध उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किन किन आधारों पर अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत जो भी मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो आइए आधार को देखते हैं। तो पहला आधार है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर। दूसरा, राज्य की सुरक्षा के आधार पर। तीसरा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध के आधार पर। चौथा, लोक व्यवस्था के आधार पर। लोक व्यवस्था की जगह हो सकता है आपको सार्वजनिक आदेश भी लिख दिया जाए कि मतलब सार्वजनिक आदेश के आधार पर। ठीक है, फिर चौथा है, ये पांचवा आधार क्या है कि नैतिकता की स्थापना। नैतिकता की स्थापना कहने का मतलब हुआ कि सदाचार एवं शिष्टाचार के हित में या उस आधार पर राज्य इस अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत जो मूल अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिर बात करते हैं अगले आधार की, तो वह है न्यायालय की अवमानना के आधार पर। अगला, मानहानि के आधार पर। और लास्ट जो है वह है अपराध उद्दीपन के आधार पर। अपराध उद्दीपन का मतलब कि अगर किसी अपराध में किसी व्यक्ति की अगर संलिप्तता है तो उस आधार पर भी उनके इस मौलिक अधिकार को राज्य समाप्त कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के बी के बारे में। ठीक है, दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है प्रत्येक नागरिक को। तो चलिए इसे पहले तोड़ते हैं। शांतिपूर्वक का मतलब क्या हुआ? शांति मतलब शांत ढंग से। ठीक है, और निरायुद्ध का मतलब क्या होता है? बिना युद्ध किए या बिना हथियार के या बिना हिंसा के। ठीक है, तो अब इसे हम पूरे मिलाकर पढ़ें तो प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 का 1 के बी के तहत बिना हथियार या बिना हिंसा के शांतिपूर्वक सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो बिना निरायुद्ध का मतलब हुआ कि बिना हथियार के या बिना हिंसा के शांतिपूर्वक आप सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं कि इस मूल अधिकार पर अनुच्छेद 3 के तहत राज्य 2 आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो वह 2 आधार कौन कौन सा है? तो एक है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर और दूसरा है लोक व्यवस्था के आधार पर, जिसे सार्वजनिक आदेश कहा जाता है। चलिए अब तीसरे अनुच्छेद के बारे में बात करें तो वह है अनुच्छेद 19 का 1 का सी। इसके तहत किस तरह का अधिकार, किस तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो वह है संगठन, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की गई है। संगठन के जगह हो सकता है आपको संगम वर्ड भी लिख दिया जाए, मतलब संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को इस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया है, तो आइए इसे समझते हैं। इसके अंतर्गत जैसे राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल कह सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल, कंपनी, क्लब, श्रमिक संघ मतलब मजदूर संघ, व्यापारिक संगठन, कोई भी सोसाइटी या कोई भी समिति,
कोई भी सोसाइटी मतलब किसी भी व्यक्तियों के यूनिटी के द्वारा, उनके इकाइयों के द्वारा आपको सोसाइटी भी बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि सिर्फ इस अनुच्छेद के तहत किसी भी तरह के मतलब अभी जो भी हम बात की कि राजनीतिक दल, कंपनी, क्लब, व्यापारिक संगठन, मजदूर संघ, मतलब सोसाइटी, इन सभी को सिर्फ बनाने का अधिकार ही प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि उसे सही तरीके से नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड है सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति क्या होता है, क्योंकि इस समिति को बनाने की स्वतंत्रता 57वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यह सहकारी समिति होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि सहकारी क्या होता है, सहकारी वर्ड का मतलब क्या होता है। सहकारी का मतलब होता है साथ कार्य करने वाले को सहकारी कहते हैं, मतलब साथ में काम करने वाले को सहकारी कहते हैं। लेकिन अब इसे और भी अच्छे से समझिए, क्या है कि किसी भी समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ कार्य करने वाले को सहकारी कहते हैं, और साथ कार्य करने के लिए जिस समिति का निर्माण किया जाता है तो उसे सहकारी समिति कहा जाता है। अब जैसे समझें कि मान लीजिए कि हम जो है मतलब एजुकेशन के द्वारा हम पैसे कमाना चाहते हैं, और आप में से भी कोई एक एजुकेशन के द्वारा ही पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो आर्थिक नीति है वह समान है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम और आप दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं, और उस कार्य को करने के लिए, एक साथ कार्य को करने के लिए हम दोनों एक समिति का निर्माण करेंगे। तो हम लोग जो साथ मिलकर जिस समिति का निर्माण कर रहे हैं तो उसी समिति को सहकारी समिति कहा जाता है, मतलब उसे कोऑपरेटिव कमेटी कहा जाता है, या फिर साझा फर्म कहा जाता है, पार्टनरशिप। तो इन बातों को आप समझे कि अनुच्छेद 19 के 1 के सी के तहत इस तरह का प्रावधान किया गया है, और यह जो सहकारी समिति का प्रावधान वह 57वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि इस अनुच्छेद पर भी प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 4 के तहत 3 आधार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन कौन सा 3 आधार है, तो एक है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, दूसरा लोक व्यवस्था मतलब सार्वजनिक आदेश के आधार पर, और तीसरा है नैतिकता की स्थापना के आधार पर। यहाँ आप लोग देखे थे कि नैतिकता की स्थापना मतलब सदाचार एवं शिष्टाचार के हित में। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 19 का 1 का डी। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया, किस तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र कहने का मतलब कि भारत के किसी भी हिस्से में, सर्वत्र कहने का मतलब सभी जगह, मतलब भारत के किसी भी हिस्से में, अबाध कहने का मतलब बिना बाधा पहुंचाए, और संचरण कहने का मतलब कि मतलब घूमने की स्वतंत्रता। तो अब अगर इसे संयुक्त रूप से कहें तो इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बिना बाधा किए, बिना बाधा पहुंचाए, मतलब अबाध संचरण की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं अन्य अनुच्छेद के तहत कि इस अनुच्छेद के द्वारा भी जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, तो उस पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 5 के तहत 2 आधार पर राज्य प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। कौन कौन सा 2 आधार है, एक है आम लोगों के हित में, और दूसरा है किसी अनुसूचित जनजाति के हित में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसी अनुसूचित जनजाति के हित में। ठीक है, अब बात करते हैं
कि किसी अनुसूचित जनजाति के हित का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे भारत के अंदर जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, तो उस जनजाति क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। बाहरी व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ सिर्फ विदेशी से नहीं है, बल्कि उस जनजाति क्षेत्र को छोड़कर भारत के अन्य किसी भी राज्य क्षेत्र के जो लोग हैं उन सभी को भी उस जनजाति क्षेत्र में प्रवेश पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस जनजाति क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उससे क्या होगा कि उस जनजाति क्षेत्र की जो संस्कृति है, उसकी जो भाषा है, उसका जो व्यापार है, तो वह सभी क्या होगा, वह समाप्त होने लगेगा। ठीक है, तो और समाप्त होने के साथ साथ उन जनजातियों का वे बाहरी लोग शोषण भी करना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से राज्य जो है इस अनुसूचित जनजाति के हित में इस मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। या तो यह हो गया। फिर बात करते हैं, अब है आम लोगों के हित में। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग दो एग्जाम्पल को लेंगे। ठीक है, कि दो एग्जाम्पल को समझते हैं। कि पहला एग्जाम्पल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किया है कि चूंकि यह संचरण की बात है, कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद घूमने की व्यवस्था की बात है, स्वतंत्रता की बात है, तो आम लोगों के हित में किस तरह से राज्य प्रतिबंध लगाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किया है कि किसी भी वेश्या के संचरण पर सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को आप समझे। और दूसरे उदाहरण की बात करें इसके अंतर्गत, तो दूसरा उदाहरण यह है कि बंबई हाईकोर्ट ने एड्स पीड़ित व्यक्ति को संचरण करने पर प्रतिबंध को लेकर, माने संचरण, उस एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध ठहराया था। किसने? तो बंबई हाई कोर्ट ने। तो यह तो था आम लोगों के हित में जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसका मैंने आपको दो उदाहरण दिया। चलिए, जब इन सभी बातों को जाने तो अब कुछ और बातों को भी जाने। तो थोड़ा संचरण के वर्ड को समझते हैं। ठीक है, कि संचरण का लिमिटेशन क्या है। तो बात करें, संचरण का मतलब होता है घूमना। तो संचरण के दो भाग हैं। कौन कौन? तो एक आंतरिक संचरण और दूसरा बाह्य संचरण। आंतरिक संचरण कहने का मतलब कि आप भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में जो घूमते हैं, जो संचरण करते हैं, उसे आंतरिक संचरण कहा जाता है। और बाह्य संचरण किसे कहते हैं? तो भारत के बाहर मतलब विदेश जो आप जाते हैं तो वह बाह्य संचरण है। तो अब बात करें कि आंतरिक संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के डी के तहत 1 के डी के तहत दिया गया है, जबकि बाह्य संचरण अर्थात विदेश जाने का अधिकार तो वह अनुच्छेद 19 के 1 के डी के तहत नहीं प्रदान किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत विदेश जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसलिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा नहीं कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि विदेश का संचरण करना, ठीक है, या विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप सोचिएगा कि संचरण तो मैंने अनुच्छेद 19 के 1 के डी के तहत पढ़ाया है, तो यह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो विदेश जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत है, जबकि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता वह अनुच्छेद 19 के 1 के डी के तहत है। अब बात करते हैं कि अन्य अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यहां पर आप देख ही लिए कि दो आधार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, तो वह है अनुच्छेद 19 का 1 का ई। तो इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? वह है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब भारत के किसी भी हिस्से में प्रत्येक नागरिक को निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। तो यहां पर देखिए, यहां दो भाग है। ठीक है, एक है कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, दूसरा भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। तो इसका अलग अलग अर्थ है। निवास करने का मतलब हुआ कि वो अस्थायी रूप से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे
कि अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले के हैं, ठीक है, बिहार राज्य के किसी भी ज़िले से आते हैं और मान लीजिए कि किसी भी दूसरे राज्य के आप किसी ज़िले में चले गए रहने के लिए किसी भी कारणवश, चाहे वह पढ़ने की वजह से हो, चाहे वह व्यवसाय की वजह से हो, किसी भी कारणवश, ठीक है। मान लीजिए आप यूपी का ही किसी क्षेत्र में चले गए, ठीक है। तो यूपी के क्षेत्र में चले गए तो दो तरीके का हो सकता है। एक तो आप वो अस्थाई रूप से रहने के लिए गए तो उसे कहेंगे निवास करना, लेकिन दूसरा जो वर्ड है बसने की स्वतंत्रता। तो क्या हुआ कि मान लीजिए आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, मतलब बिहार के आप थे, लेकिन वहाँ से निकलकर आप दिल्ली, बम्बई कहीं भी चले गए रोजगार करने के लिए, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वहीं पर आप ज़मीन खरीद लिए, मकान बना लिए और वहीं पर अस्थायी रूप से आप बस गए। तो उसी को कहते हैं बसने की स्वतंत्रता। मतलब चाहे आप अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, दोनों तरीके से भारत के आप किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 5 के तहत राज्य इस अनुच्छेद पर दो आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन कौन? तो एक है आम लोगों के हित में और दूसरा किसी अनुसूचित जनजाति के हित में। तो यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 19 का 1 का डी और अनुच्छेद 19 का 1 का ई पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह अनुच्छेद 5 के तहत ही लगाया जाता है, ठीक है। और दोनों का प्रतिबंध लगाने का जो आधार है वह भी सेम है। तो अब हम बात करें कि इन दोनों अनुच्छेद के तहत जिस तरह का मूल अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो इससे एक बात को बल मिलता है, वह यह है कि भारत में सभी नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब या फिर हम ऐसे कहें कि भारत जो है सभी नागरिक के लिए एक है। इस दोनों अनुच्छेद के तहत इस एक बात को बल मिलता है, ठीक है। अब फिर बात करें कि इस दोनों अनुच्छेद का एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि इन दोनों अनुच्छेद के द्वारा मतलब राज्य की सर्वोच्चता को कायम रखना है, ना कि संकीर्णता को। मतलब राज्य की आगे बढ़ाने की जो सोच है उसे जो है वह तवज्जो दे रहा है, ठीक है, उसे वह विकसित करने का कार्य कर रहा है। संकीर्णता को यह जो है वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वह जो लास्ट अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 19 का 1 का जी। तो इसके तहत क्या है कि वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है। यहाँ पर वृत्ति की अगर बात करें तो वृत्ति का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आप अपने मन का व्यापार, कारोबार या आजीविका या व्यवसाय यह कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के 1 के जी के तहत। फिर बात करते हैं कि इस अनुच्छेद पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 के 6 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वह आधार क्या है? तो वह आधार है आम लोगों के हित में राज्य प्रतिबंध इस अनुच्छेद पर लगा सकती है। तो आइए बात करते हैं कि आम लोगों के हित में इसके दो उदाहरण हैं। दो उदाहरण दो वाद से समझते हैं। पहला है कि 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में जो फैसला सुनाया आम लोगों के हित में प्रतिबंध को लेकर, वह यह था कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में राज्य ने क्या किया था कि अंडा बेचने के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। समझिएगा पॉइंट को, कि राज्य ने क्या किया था कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि यहाँ पर इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन का, अपनी इच्छा अनुसार व्यापार कर सकता है। अगर किसी को अंडा बेचना है तो वह बेच सकता है। लेकिन राज्य ने क्या किया कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या हुआ कि वह मामला 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और इस वाद के तहत, मतलब ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि चूंकि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र जो है वह एक धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है,
इसलिए राज्य के द्वारा उस क्षेत्र में अंडा बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वह बिल्कुल सही है। तो यह देखें कि आम लोगों के हित में किस तरह से इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण यह है कि वह है कि 1979 के सोदन सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका कमेटी के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना वह किसी भी व्यक्ति को, मतलब यह है कि इस वाद के तहत, मतलब 1989 के वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि ये सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करने को अनुच्छेद 19 के 1 के जी के तहत मूल अधिकार घोषित किया। मतलब कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी नागरिक सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य ने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि उस प्रतिबंध को हटा दिया। अब बात करते हैं कि आपने तो यह देखा कि आम लोगों के हित में राज्य जो है इस अनुच्छेद पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ इस अनुच्छेद के संबंध में राज्य को अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। वह अधिकार कौन से हैं? तो दो तरह के अधिकार हैं। पहले अधिकार की बात करें तो राज्य किसी भी व्यापार के लिए पेशेगत या फिर तकनीकी योग्यता को अनिवार्य कर सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी भी व्यापार को, किसी भी रोजगार को, किसी भी व्यवसाय को अगर आप शुरू करते हैं तो राज्य क्या करेगी, आपके उस व्यापार से संबंधित तकनीकी या पेशेगत मतलब योग्यता को जो है वह आपसे मांग सकती है। मतलब यह अनिवार्य कर दे कि आप जिस रोजगार को, व्यापार को शुरू कर रहे हैं तो आपके पास उस व्यापार से संबंधित क्वालिफिकेशन है या नहीं, योग्यता है या नहीं, उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यह व्यापार कर सकते हैं। तो यह राज्य इस तरह का, मतलब राज्य को इस तरह का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरे अधिकार की बात करें तो राज्य को यह भी अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य किसी भी व्यापार, रोजगार या व्यवसाय को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकती है। तो यह जो है राज्य को दो तरह के अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी के तहत प्रदान किया गया है। तो यही था अनुच्छेद 19। थैंक यू।